प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कहानी माटी वाली। इस कहानी का अगला भाग। तो जब माटी वाली ने मालकिन से कहा कि तुमने पीतल के गिलास अभी तक संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब ये गिलास नहीं मिलते। तो मालकिन ने कहा कि इसके खरीदार कई बार हमारे घर से चक्कर काट कर लौट गए हैं। अब पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने, यानी बहुत कम दाम में, एक प्रकार से बहुत कम पैसे में बेचने में मालकिन का दिल तैयार नहीं था। उसने कहा कि हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करके पूर्वजों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, और उन्होंने ये जिसकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा। तो मालकिन ने माटी वाली से कहा कि बाज़ार में जाकर अगर पीतल का दाम अगर पूछो तो दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से एकदम हराम के भाव यानी अत्यंत कम पैसे में ये चीज़ें तमाम बर्तन भांडे यानी बर्तन, बड़े बड़े बर्तन ये इकट्ठा करके ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से। किसी घरों में कांसा भी एक धातु, तो इसके बर्तन भी अब घरों में नहीं दिखाई देते। तो यह सब सुनकर माटी वाली ने कहा कि इतनी लंबी बात अब नहीं सोचते लोग। अब तो जिस घर में भी जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे यानी स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। यानी माटी वाली को जिस जगह पर रहती थी, अब उस स्थान को छोड़ने का उसे आदेश मिल चुका था। तो माटी वाली ने कहा कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, और वह यह सोचकर पागल हो रही थी कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर, टिहरी शहर को छोड़कर वहाँ कहाँ जाएगी। यानी मालकिन ने कहा कि अब हम लोग इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली ने कहा कि ठकुराइन जी, जो जमीन जायदाद के मालिक है वो तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझ गरीब का क्या होगा, क्योंकि मेरी तरफ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। अब यह सब बात समाप्त होने पर बात चली रही थी, तब तक चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में खाली कनस्तर, और उस खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब उस घर से भी उसे आदेश मिला कि कल वह हर हालत में मिट्टी ले आए, और इस आदेश के साथ उसे वहाँ से भी 2 रोटियाँ मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया। अब वह सोच रही थी कि लोग जाने तो जाने लगे, यानी लोग कुछ भी समझे, वह ये रोटियां अपने बूढ़े पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचने पर अशक्त बुढ़ा, अशक्त यानी शक्तिहीन, उसका बूढ़ा पति कातर नज़रों से, एकदम दयनीय नज़रों से उसकी ओर देखने लगता था, और घर में रसोई बनने यानी भोजन बनने का इंतज़ार करता था। और माटी वाली सोच रही थी कि आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े पति के हवाले कर देगी, यानी उसे 3 रोटियां दे देगी, और रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। तो माटी वाली यह सब सोच रही थी। साथ ही वह यह भी सोची कि यह रोटियां देते हुए बोल देगी कि आज कुछ साग सब्जी नहीं है, और यह बोलते ही उसे जवाब सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब माटी वाली यह सब सोचती हुई या मन ही मन यह सब सवाल जवाब करती हुई अपने घर की ओर चली जा रही थी। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं था, शहर से यानी दूर था कि कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने तक 1 घंटा लग जाता था। वह रोज सुबह घर से निकलती और अपने पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोदते हुए और विभिन्न स्थानों पर फैले हुए उस घरों तक ढोने में ही उसका समय बीत जाता था। और जब तक वह घर पहुंचती तो घर पहुंचने तक रात हो जाती थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था और जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, और जिस झोपड़ी में वह गुजारा करती थी वह झोपड़ी भी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर थी, और उस जमीन पर रहने के एवज यानी बदले में, उस जमीन पर रहने के बदले में उसे उस आदमी के घर में
माटी वाली को कई तरह तक के कामों की बेगार करनी होती थी। बेगार यानी मुफ्त में उस घर में काम करना पड़ता था, उसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। माटी वाली जाते हुए सोचती जा रही थी कि नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, यानी सिर्फ सूखी रोटियां खाने के लिए नहीं देगी। तो माटी बेचने से उसे जो आमदनी हुई थी उससे उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया, 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज खरीद लिया। और वह सोच रही थी कि प्याज को कूटकर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होती ही वह उसके सामने 2 रोटियां परोस देगी। और अब तो वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, इतना अशक्त हो चुका है कि 1 रोटी ही खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी। और अब तो उसे ज़्यादा पचता भी नहीं है, तो बाकी बची हुई 1.5 रोटियों से वह अपना काम चला लेगी। और 1 रोटी तो वह पहले ही खा चुकी थी। अब यह सब मन में हिसाब किताब लगाती हुई माटी वाली अपने घर पहुंच गई। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। और आज वह माटी वाले के पैरों की आहट सुनकर हमेशा की तरह चौंका नहीं, और न ही उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई, यानी नज़रें घुमाकर माटी वाली की तरफ नहीं देखा। अब यह सब देखकर माटी वाली घबरा गई। माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो वह मर चुका था। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अपनी माटी को छोड़कर यानी अपने शरीर को छोड़कर जा चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब टिहरी बांध बन रहा था, तो उस बांध बनने से पुनर्वास के यानी वहाँ के जो निवासी थे उनको फिर से बसाने के लिए जिन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसके साहब ने माटी वाली से पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तहसील से जो घर में रहने का जो प्रमाण पत्र है यह ले आने के लिए उस पुनर्वास के साहब ने कहा। तो माटी वाली ने उनकी बात सुनकर कहा कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। तो साहब ने कहा कि माटी कहाँ से लाती हूँ? तो उसने कहा माटा खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, यानी माटा खान की ज़मीन तुम्हारे नाम पर है, और अगर है तो हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। तो माटी वाली ने कहा कि वह तो मेरी रोज़ी है, रोज़ी यानी मेरा रोजगार है। अब अधिकारी ने कहा कि बुढ़िया, हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं, रोजगार का कागज़ नहीं चाहिए। तो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो साहब ने कहा कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी। अब माटी वाली विवश लाचार थी, उसके पास न कोई ज़मीन थी और न ज़मीन का कागज़ था, जिसके कारण उसे कोई भी अन्य जगह पर ज़मीन सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। अब शहर में आपाधापी मच गई, दौड़ भाग होने लग गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लग गए, और पानी भर जाने के कारण सबसे पहले सारे शमशान घाट डूब गए। नदी के किनारे स्थित सभी शमशान घाट डूब गए। और माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जो शमशान घाट डूब गए तो वह अपने पति का अंतिम संस्कार किस प्रकार करेगी। तो गांव वालों के हर आने जाने वालों से वह एक ही बात बस कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीब आदमी जो जीवन भर संघर्ष करता है, कम से कम उसे मृत्यु के बाद तो स्थान मिलना ही चाहिए। तो माटी वाली गरीबी और लाचारी से इतना विवश थी कि वह हर आने जाने वाले से यही एक बात कह रही थी। तो इस पाठ से गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है, इसी को ही लेखक ने इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। तो यह थी कहानी माटी वाली। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।